हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है उसमें हम एसआईआर पर चर्चा करेंगे। एसआईआर जो है वो वर्तमान में चर्चित मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा है। एसआईआर होता क्या है? एसआईआर होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण। ये किया किसका जाता है? ये जो है ये मतदाता सूचियों का किया जाता है। करता कौन है? ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण वाला जो काम है ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अभी कहां किया जा रहा है? तो अभी जो विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्य है वो बिहार में किया जा रहा है। अब हम इन सब चीजों को एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग का एक बार रिवीजन करते हैं। निर्वाचन आयोग सभी को पता है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग है। भारत के संविधान के जो भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसका उल्लेख है। निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना 1950 में होती है। 1950 से लेकर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय रहता है। 1989 में निर्वाचन आयोग की संख्या में वृद्धि करके इसे बहुसदस्यीय बनाया जाता है 1990 तक। 1990 में इसकी बहुसदस्यता को समाप्त करके इसे वापस एक एकल सदस्यीय बना दिया जाता है। फिर आता है 1993। 1993 में जो अपना निर्वाचन आयोग है इसके कार्यभार को देखते हुए इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी जाती है और इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया जाता है। बहुसदस्यीय वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं, मतलब 3 सदस्यीय निकाय है। सदस्यीय निकाय है। आगे चलें, आगे चलते हैं। अनुच्छेद जो 324 है उसमें मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते, ताना, इन सब का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में। यहीं पर इनकी नियुक्ति जो पहले है वो मंत्री परिषद की सलाह पर होती थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अनूप बरनवाल वाद में डिसीजन देकर इसके लिए एक समिति गठित करने का प्रावधान किया। उसके आधार पर अब इनकी जो नियुक्ति है वो एक समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें इस कैबिनेट मंत्री की जगह पर भारत का मुख्य न्यायाधीश था। लेकिन इसके लिए जो भारतीय सरकार ने जो एक्ट बनाया था उस एक्ट में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मिनिस्टर उसमें होता है। उसकी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो होता है। ये था ये इन सब का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद जो 325 है वो मतदाता सूची से संबंधित है। बस सूची से संबंधित, मतलब इसमें बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति व लिंग, इन 4 आधारों पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या हटवाने के समय नहीं किया जाएगा। इसमें अगर हम जन्म स्थान और जोड़ देते हैं अनुच्छेद 15 बन जाता है। अनुच्छेद 15(1) में इन 5 आधारों के
इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से मना किया गया है। अनुच्छेद 326, 326 जो है वो वयस्क मताधिकार से संबंधित है। वयस्क मताधिकार से संबंधित है। 18 प्लस आयु का कोई भी व्यक्ति भारत में मत देने के लिए अधिकृत है। ये जो 18 आयु है ये 61वें संविधान संशोधन से की गई थी। उससे पहले ये आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। यह अनुच्छेद 326 कहते हैं। अनुच्छेद 327 जो है उसमें विधानमंडल निर्वाचन के संबंध में बंद करने की संसद की शक्ति का उल्लेख। और अनुच्छेद 328 जो है उसमें विधानमंडल के निर्वाचन संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति का उल्लेख है। शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 329 जो है वो निर्वाचन के जो मामले हैं उनमें कुछ मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है। अब हम चुनाव आयोग के कुछ कार्य देखते हैं। चुनाव आयोग का जो पहला कार्य है वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाना। दूसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता। तीसरा है चुनाव चिन्हों का आवंटन। चौथा है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। पांचवा है मतदाता सूची का नवीनीकरण। इस कार्य के अंतर्गत ही SIR किया जाता है, विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता है। अब विशेष गहन जो पुनरीक्षण है इसका उल्लेख है वो कहां पर है? इन सब चीजों का जो उल्लेख है मतदाता सूची में संशोधन, नवीनीकरण, पुनरीक्षण करने का जो उल्लेख है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 में इसका उल्लेख किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो ये पुनरीक्षण हो गए 3 प्रकार से हो सकता है। साधारण हो सकता है, विशेष हो सकता है और विशेष के साथ गहन हो सकता है। विशेष प्लस गहन। तो जो SIR है वो विशेष प्लस गहन पुनरीक्षण। अब ये विशेष प्लस गहन पुनरीक्षण होता कैसे? विशेष प्लस गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है वो डोर टू डोर या घर घर जाकर सर्वे किया जाता है और पात्रता संबंधित दस्तावेजों की जांच होती है। और सर्वे से यह फायदा होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई हो और वो अभी भी मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो तो उसका हमें पता चल जाता है। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच इसलिए हो जाती है कि जब पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच करते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा गया हो उनकी पता चल जाता है, तो उन लोगों को पहचान करने में मदद मिलती है। इसलिए विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता है। अब यह मुद्दा चर्चा में है। इस मुद्दे पर द हिंदू में एक लेख प्रकाशित हुआ है।
व्हाट हैपन्स टू मिसिंग नेम्स ऑन बिहार SIR लिस्ट। बिहार की जो SIR लिस्ट है उसमें कुछ नाम जो है वो मिस हुए, अब उनका होगा क्या। इसी के संबंध में 12 अगस्त 2025 को राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज आती है, संसद से निकल सड़क पर इंडिया ब्लॉक का वोट चोरी का विरोध मार्च हुआ। ये SIR से संबंधित है और खड़गे राहुल प्रियंका समेत सांसदों को पहले पुलिस हिरासत में लेती है और फिर इन्हें छोड़ देती है। ये सब हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लेख है हम इसके ऊपर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये लेख 10 अगस्त को द हिंदू में आया था। इसके क्या हुआ है वो हम आगे चर्चा करते हैं। अब तक की स्थिति, ये जो इंग्लिश में है इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूं। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण को पूरा करते हुए 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ड्राफ्ट बनाया है, जो 1 अगस्त को जारी कर दी। 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है, वोटर लिस्ट, जो कि बिहार की है। उसमें हालांकि इस सूची में 65 लाख नाम विभिन्न कारणों से हटा दिए गए। अब आप सोचिए कि जो ये सूची है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 65 लाख नाम इस सूची से हटाए गए, बिहार की मतदाता सूची से। क्यों हटाए गए? उन लाखों लोगों का भविष्य भी अनिश्चित है जिन्हें बिना सत्यापन दस्तावेज जमा किए मसौदा सूची में शामिल किया गया। मतलब ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने सत्यापन दस्तावेज अभी जमा नहीं कराए हैं। उनका भविष्य भी अभी खतरे में, मतलब उन्हें भी इस लिस्ट से हटाया जा सकता है। जब चुनाव अधिकारी दावों और आपत्तियों पर जांच कर रहे हैं और 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी करने की तैयारी में। मतलब 1 अगस्त को जो अभी जो सूची जारी हुई है वो तो केवल एक ड्राफ्ट है। इसमें जो 65 लाख पाए गए थे विशेष गहन पुनरीक्षण में, उनको तो हटा दिया गया। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने सत्यापन दस्तावेज जमा नहीं कराए, तो उनका भविष्य भी अभी निश्चित नहीं है कि वो फाइनल जो वोटर लिस्ट आएगी उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय इस प्रक्रिया पर विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों द्वारा दायर आपत्तियों की सुनवाई कर रहा है। अगली सुनवाई 12 अगस्त को। मतलब इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो अपना है, उच्चतम न्यायालय जो है, उसमें रिट जारी की हुई है और उसकी जो अगली सुनवाई है वो 12 अगस्त, यानी कि आज वो सुनवाई है। पहले चरण में SIR में क्या हुआ? पहले चरण जो है 24 जून को बिहार में SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर पूर्व छपे नामांकन प्रपत्र वितरित किए। 2003 की मतदाता सूची में शामिल न रहे मतदाताओं को अपने माता पिता के जन्म की तारीख व स्थान का प्रमाण देने वाले दस्तावेज जमा कराना आवश्यक था। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं थे, उन जो मतदाताएं थे उनको अपना और अपने माता पिता के जन्म की तारीख व स्थान का प्रमाण पत्र देना आवश्यक था। जब यह स्पष्ट हो गया कि बहुत से मतदाता चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत 11 दस्तावेजों में कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज बना रखे। उन 11 दस्तावेज में से जब कोई एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है, तब ये उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाता है। उन जो 11 दस्तावेज हैं उनमें कैसे हैं? आधार कार्ड, जो कि हमारा सबसे मेन आजकल आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेज शामिल नहीं थे। ये दस्तावेज उन सब में शामिल नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने 6 जुलाई को विज्ञापन जारी कर लोगों से अपील की कि वे समर्थन दस्तावेज न होने पर भी समय सीमा से पहले अपने प्रपत्र जमा करा दें। इसके बाद यह जिम्मेदारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों पर छोड़ दी गई कि वे स्थानीय जांच व अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन प्रपत्रों की प्रक्रिया में लें। समय सीमा के पहले प्रपत्र जमा करने वाले सभी लोगों को 1 अगस्त की प्रकाशित मसौदा सूची ड्राफ्ट सूची में शामिल कर लिया गया। ऐसे लोग जिनके पास ये 11 दस्तावेज नहीं थे, मतलब ये प्रस्तुत 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था, मतलब इन 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना था। यदि वह व्यक्ति एक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था तो भी उसे ये कहा गया कि आप अपना प्रपत्र जमा करा दें।
प्रपत्र जमा करा दे और उसके बाद जो स्थानीय नामांकन अधिकारी है, स्थानीय निर्वाचन पंजीकरण या नामांकन जो अधिकारी है, वो इनकी जांच करेगा और वो इस पर फैसला करेगा। ठीक है, और उनको इस जो ड्राफ्ट जो लिस्ट आई है 1 अगस्त को, इसमें उसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब अगला क्या है, मसौदे में गायब नाम कौन है। मतलब ये जो ड्राफ्ट सूची आई है, जो ड्राफ्ट सूची आई है, इसमें से किन के नाम गायब है, मतलब किन के नाम नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले मतदाता सूची में 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। मतलब बिहार की जो मतदाता सूची है उसमें 7.89 करोड़ लोग पंजीकृत थे। 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट जारी हुआ उसमें 7.24 करोड़ लोग हैं। मतलब 65 लाख लोग इस लिस्ट में शामिल नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार ये 65 लाख गायब नाम इस प्रकार है। चुनाव आयोग ने इसके बारे में बताया है कि जो 65 लाख नाम हटाए गए ना, वो हैं कौन से। 22.34 लाख मृत हो गए। मतलब ऐसे 22.34 लाख व्यक्ति हैं, या 22,34,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम चल रहा था और उनकी डेथ हो चुकी है। 36.28 लाख स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए या लापता है। मतलब लगभग 36,28,000 जो लोग हैं, या तो वो किसी दूसरे राज्य में चले गए या फिर वो लापता है, जिनका कोई अता पता नहीं है। और 7.1 लाख डुप्लीकेट मतदाता कई जगह पंजीकृत। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि मैंने पटना में भी रजिस्ट्रेशन करा लिया और मैंने फिर भागलपुर में भी रजिस्ट्रेशन करा लिया। मतलब बहुत सी जगह उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। डुप्लीकेट मतदाता है, कई जगह पंजीकृत है। पटना में सबसे अधिक ऐसे मामले 3.95 लाख सामने आए। 13 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि घर घर सत्यापन के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग पाए गए जिन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया। तो ये जो लोग हैं, इनको जो है वो हटा दिया गया है मतदाता सूची से। ठीक है, अब इसके आगे क्या बिंदु है, इसका अगला जो बिंदु है वो है नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी। भाई अब अगर आगे नाम जोड़े जाते हैं या हटाए जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। पूरे अगस्त माह में मसौदा सूची में गलत तरीके से जोड़े या हटाए गए नामों में सुधार हेतु दावे और आपत्तियां दायर की जा सकती। मतलब अगर किसी को लगता है कि मेरा नाम गलत तरीके से हटा दिया तो वह वाद दायर कर सकता है या आपत्तियां दायर कर सकता है। प्रक्रिया शुरू होने के 1 सप्ताह में इलेक्शन कमीशन को व्यक्तियों से 7252 दावे और आपत्तियां मिली। मतलब 1 वीक ही हुआ है अभी इस सबको शुरू हुए और इसमें लगभग 7200 दावे और आपत्तियां मिल गई। राजनीतिक दलों ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं ने भी ऐसी आपत्तियां दर्ज की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे नकार दिया। जो राजनीतिक दल हैं ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं ने भी ऐसी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में चुनाव निगरानी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा कि हटाए गए नामों की पूरी सूची और उन्हें हटाने के कारण सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ईआरओ को प्रत्येक दावे पर 7 दिन के भीतर जांच पूरी कर निर्णय लेना होगा और प्रतिदिन दावों की सूची सार्वजनिक करनी होगी ताकि जनता आपत्ति दर्ज कर सके। ये सब कहा है, एक याचिका दायर की है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नाम हटाए गए ना पूरी सूची से, उन्हें हटाने के कारण सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध नहीं कराएं। वो तो एक तो वो कारण उपलब्ध कराओ कि क्यों उनके नाम हटाए गए, और प्रत्येक दावे पर 7 दिन के भीतर जांच पूरी हो और प्रतिदिन दावों की जो सूची है वो सार्वजनिक करनी होगी ताकि जनता आपत्ति दर्ज कर सके। ये सब कहा गया है। जिन लोगों ने दस्तावेज जमा नहीं किए उनके साथ क्या होगा। एसआईआर के आदेश के अनुसार ऐसे मामले में निर्णय ईआरओ और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों एईआरओ के विवेक पर होगा। ठीक है, वे बीएलओ द्वारा दी गई फील्ड रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पात्रता की जांच करेंगे। अब क्या होता है, अभी अपन ने बताया था कि ड्राफ्ट सूची में ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जिन्होंने वो 11 दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन ने बना रखे हैं पात्रता संबंधित, वो उनमें से एक भी जमा नहीं करा है, लेकिन उन्होंने प्रपत्र भरकर दे दिया था। उनको 1 महीने का समय दिया गया था।
कि भाई आप इनके डॉक्यूमेंट जमा कराएं। तो इनके बारे में जो अंतिम निर्णय है ना, वो ईआरओ और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, मतलब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, ईआरओ और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर होगा। मतलब वो व्यक्ति जो उसमें डिसीजन लेंगे उनका नाम उसी आधार पर जोड़े जाएंगे। अब दूसरा होता है, बीएलओ द्वारा दी गई फील्ड रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पात्रता की जांच करेंगे। यदि ईआरओ और एईआरओ को प्रस्तावित मतदाता की पात्रता पर संदेह हो, दस्तावेज जमा न करने या अन्य कारणों से, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी करेगा, जिसमें पूछा जाएगा कि उसका नाम क्यों न हटाया जाए। सॉरी, ईआरओ और एईआरओ को प्रस्तावित मतदाता की पात्रता पर संदेह हो, मतलब यदि उसकी जो पात्रता वो दे रहा है उस पर यदि फिर भी संदेह रहता है, तो जो ये ईआरओ निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक पंजीकरण जो अधिकारी है ना, वो दोनों नोटिस जारी करेंगे उस व्यक्ति को जिसके ऊपर संदेह है या उस मतदाता को, और उससे पूछेंगे कि आपका नाम मतदाता सूची से क्यों ना हटाया जाए। फील्ड जांच, दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर ईआरओ एईआरओ अंतिम निर्णय लेगा। मतलब जो पूरा निर्णय है ना, वो पूरा निर्णय इन ईआरओ और एईआरओ के हाथ में है। प्रत्येक मामले में स्पीकिंग ऑर्डर, लिखित कारण सहित आदेश पारित करेगा। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि मसौदा सूची से कोई भी नाम ऐसे आदेश के बिना नहीं हटाया जा सकता। ये लिखित कारण सहित आदेश जो होगा, इसके आदेश के आधार पर ही, स्पीकिंग ऑर्डर जो होगा उसके आधार पर ही जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, उससे नाम हटेगा। इसके बिना किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। अब अपने काम की इसमें कितनी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको वो पूरी जो रिपोर्ट या जो लेख आया था उसका हिंदी वर्जन मैंने आपको समझा दिया। ये व्हाट हैपेंस टू मिसिंग नेम्स ऑन बिहार एसआईआर लिस्ट। अब अपन ने ये काम की इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करंट में जो क्वेश्चन बनेगा वो है कि वर्तमान में चर्चित मुद्दा एसआईआर का संबंध किस राज्य से। तब तो आएगा बिहार। दूसरा पूछा जा सकता है कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, एसआईआर जो है, ये की किसके द्वारा जाती है, तो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इसके अलावा क्वेश्चन जो बनेगा वो बन सकता है कि इसका जो प्रावधान है वो किसमें है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा, इसमें इसका प्रावधान है। आज की क्लास में इतना ही। कल एक नए आर्टिकल के साथ हम मिलेंगे। द हिंदू आर्टिकल, हम डेली एक आर्टिकल का एनालिसिस किया करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।